हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। आज का वीडियो है अबाउट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। थ्योरीज की पर्सनालिटी की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो आपके उत्तराखंड एलटी के टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर आता है। सो लेट्स सी हम क्या क्या आज के इसमें डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जिसमें आ जाएगा आपका साइको एनालिटिकल, लेट मी टेक द पेन, साइको एनालिटिकल जिसको हम साइको डायनामिक थ्योरीज भी बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी, ह्यूमैनिस्टिक और सोशल कॉग्निशन थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिकल की, जिसे हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है इस पूरी वीडियो को। तो सबसे पहले आएगा आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी। मेन प्रोपाउंडर जो इनके थे वो थे आपके सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने अप्रोच किया था, जिसको इन्होंने पहले साइको डायनामिक अप्रोच के थ्रू बात करी थी, उसके बाद इसको रीनेम करके साइको एनालिटिकल थ्योरी कर दिया गया था। इन्होंने बताया था कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका, एक होता है ईड, ईगो एंड देन लास्ट इज योर सुपर ईगो। ईड जो होता है वो इरेशनल, इमोशनल, इम्पल्सिव पार्ट होता है माइंड का, मतलब जो हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, वो हमारी नीड होती है, जो हमें चाहिए होती है। एक अर्ज होता है जो एकदम से ड्राइव होता है हमारे अंदर से, जैसे कि अगर हमें भूख लगी तो हमें भूख लगी है, हमें अभी खाना चाहिए, तो हमारा ईड बोलता है कि येस आई वॉन्ट फूड राइट नाउ। ईगो यहाँ पर वो होता है जो रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड होता है, जो दैट कंसिडर्स कि ऑल पर्सपेक्टिव्स एंड वेज, वो सारे जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो उसके प्रॉस कॉन्स को सोच के तब डिसीजन लेता है। ईगो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है ईद से। ओके, देन इज जो सुपर ईगो, ये सबसे मॉरल पार्ट ऑफ माइंड का मॉरल पार्ट होता है। ये फॉलो करता है क्या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, क्या पर्सनल वैल्यूज़ हैं, रूल्स क्या हैं, और ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है। ये एक तरह से एंजल टाइप का होता है कि कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत होता है, राइट। ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, जैसे हमारे माइंड में चलता है कि जैसे कोई अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव एक्शन आ रहा है तो फिर वो हमारा ईड है जो एकदम से इम्पल्सिव होता है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो ये ईड होता है जो कोई नेगेटिव अगर चीज़ आ रही है हमारे दिमाग में, वो ईड हो गया। सुपर ईगो हो गया, बोलते हैं नहीं, 2 पार्ट्स होते हैं, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ईगो होता है वो हमारा मिडल होता है, जो कि दोनों में बैलेंस बना के रखता है। देखिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। ईट बोलता है आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मुझे अभी खाना है। सुपर ईगो बोलता है ईटिंग ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग इज रूड एंड इनएप्रोप्रिएट। वो ये बता रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन ईगो इसका रीज़न बता रहा है कि गलत क्यों है। ये आपको एक कंक्लूजन पे लाके छोड़ता है कि ये हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द थिंग। अगर सुपर ईगो बोल रहा है ये गलत है, उसने कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन ईगो को रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों गलत है, बिकॉज अभी मीटिंग चल रही है एंड यू आर इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, आप नहीं खा सकते हो। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें कि एक माइंड, तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, हर एक का अलग बिहेवियर है, ऑपोजिट बिहेवियर्स हैं इन दोनों के। इन दीज केसेस ईगो इज सपोज टू बी द मॉडरेटर, इन दोनों के बीच का मॉडरेटर है, किन दोनों के बीच का, ईड और सुपर ईगो के बीच का। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अनरिजॉल्व रह जाती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व रह जाते हैं, तो वो आगे जाके एंग्जाइटी में लीड करते हैं, वो एंग्जाइटी हो जाती है हमारे आगे जाके। होता है ना, कोई चीज़ जो हमारा माइंड नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारे आगे और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जाके वो एंग्जाइटी बन जाती है। तो ये इस सुपर ईड, ईगो और सुपर ईगो का फॉर्मूला है। देन कम्स योर साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी भी आपकी दी है फ्रॉइड ने ही। इन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, जो स्टार्ट होते हैं आपके फर्स्ट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। वो होता है, पहला स्टेज होता है आपका ओरल। इसमें जो इन्फेंट होता है वो अचीव करता है ग्रेटिफिकेशन थ्रू ओरल एक्टिविटीज़, जैसे फीडिंग, थम्स सक करना, बैबलिंग करना, तो ये उसकी ओरल होती हैं। ये 0 to 2 ईयर्स का होता है। सेकेंड स्टेज आती है आपकी एनल स्टेज, जो 2 to 3 ईयर्स की होती है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वाला जो होता है पार्ट वो आ जाता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो लर्न करता है टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी सच एज बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। तो कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, अपने बॉडी बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल करना, ये वो यहाँ पर करना सीखते हैं थ्रू टॉयलेट ट्रेनिंग। थर्ड स्टेज आपकी आती है फैलिक, जो 3 to 7 ईयर्स की होती है, जहाँ पर
child learns to realize the difference between male and females and becomes aware of sexuality. यहाँ पर बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी, बाद में मैं कभी ये लेके आऊंगी सिगमंड फ्रॉइड की स्टोरी, वहाँ पर आपको बताऊंगी दैट हाउ अ चाइल्ड हु इज एज बिटवीन 3 to 7 वो अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर फ्रॉइड ने फैलिक स्टेज में वो बताया है। लेटेंसी पीरियड होता है 7 to 11 जहाँ पर चाइल्ड कंटिन्यूज हिज हर डेवलपमेंट बट सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली क्वाइट। यहाँ पर सेक्सुअल अर्जेस थोड़े डाउन हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं लेटेंसी में। देन कम्स द जेनिटल स्टेज जहाँ पर 11 ईयर्स से एडल्ट तक का पूरा जो एज होती है। यहाँ पर एडोलेसेंट जो होता है वो ग्रो करता है, वो मैच्योर होता है और ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। अब वहाँ पेरेंट्स वाला जो था फैलिक स्टेज में वो चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन जो ऑपोजिट सेक्स की तरफ बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इसे पढ़ना ज़रूर, इसको लर्न करके ज़रूर जाना। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। Now we'll come to neo-analytical theory. See, first thing I want to tell you one thing here that ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस आपको जिस्ट बता रही हूँ, फोकस कोर एरिया बता रही हूँ इन सब थ्योरीज़ के, बिकॉज हम इतना सारा एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते, और अगर कवर करने लगे तो फिर इतना ज़्यादा एलटी में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। इसके मैं अलग से वीडियोज़ लाऊंगी बाद में, बट अभी के लिए जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव बॉट दिस वीडियोज़। ओके, सो न्यू एनालिटिकल थ्योरी। अब न्यू एनालिटिकल थ्योरी क्या था? जब फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज दी थी तो आगे जाके इनके जो सपोर्टर्स थे वो और भी थ्योरीज लेके आए। जहाँ फ्रॉइड ने सिर्फ सेक्स के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा करा था, यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ सेक्स के ऊपर ना एम्फेसाइज करके और स्टेजेस भी बताए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। एरिक्सन ने यहाँ पर सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो थी आपकी साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। एरिक्सन ने आइडेंटिफाई करे थे 8 स्टेजेस, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंटल टास्क। मतलब सब में बताया कि कैसे कैसे हर स्टेज में आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन डेवलपमेंट भी होता रहता है ह्यूमन पर्सनालिटी का। डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी पर्सनालिटी एंड अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच टास्क। जब तक एक टास्क पहली स्टेज कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दूसरी स्टेज पे जाके वो डेवलप नहीं हो पाएगा, फुली डेवलप नहीं हो सकता। सो कंप्लीशन ऑफ वन स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, ये स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दी थी जो एरिक्सन ने दी है। सबसे पहले इन्फेंट से स्टार्ट होता है। वी विल गो सी वी आर स्टडिंग लाइक दिस, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, ग्रेड स्कूलर, टीनेजर, यंग एडल्ट, ऐसे करके, और हम ये यहाँ से चलेंगे, लैडर के थ्रू जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इन्फेंट जो होता है उसके अंदर आता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। फिर टॉडलर वो ऑटोनॉमी एंड वर्सेस शेम एंड डाउट। प्री स्कूलर में आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ग्रेड स्कूलर में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। टीनेजर में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यंग एडल्ट में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एज एडल्ट में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और ओल्डर एडल्ट में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 8 स्टेजेस हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे स्टेज वाइज ही इसको लर्न करिएगा। दीज कैन कम ये जो जैसे जैसे जो स्टेज इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती रहती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक एरिक्सन का, और पूछा भी जाता है। फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइको एनालिटिकल थ्योरीज में। ये न्यू एनालिटिकल का है। इसके बाद आते हैं हम कार्ल जंग की 8 पर्सनालिटी टाइप्स। कार्ल जंग ने क्या बोला था? इन्होंने ये भी आपके न्यो फ्रॉइडिज्म के आई विल से हिम मोर, बिकॉज कार्ल जंग ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी पर्सनालिटी की वो दी थी 4 फंक्शंस से। पहले उन्होंने 4 फंक्शंस दिए थे, फिर उन्होंने 2 एटीट्यूड्स इसमें मिक्स करे थे, जिनको मिक्सअप करके उन्होंने 8 पर्सनालिटी टाइप्स बना दिए थे। 4 फंक्शंस जो थे वो इंक्लूड करते हैं आपके फीलिंग, थिंकिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। फीलिंग जो होता है वो पर्सन्स की एबिलिटी होता है कि किस तरह वो ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को, सिचुएशंस को समझता है। थिंकिंग अलाउ करता है, अलाउज अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा क्या चीज़, क्या सिचुएशन है। सेंसेशन इज़ व्हेन अ ह्यूमन नोज समथिंग एग्जिस्ट, मतलब जब इंसान को पता चलता है कि हाँ कुछ एग्जिस्ट करता है। और इंट्यूशन वो होती है जब वो समझता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, समथिंग बट नॉट नोइंग वेयर दे लर्न दैट। मतलब उन्हें पता है कि कुछ चीज़ है, लेकिन उनको वो ये चीज़ नहीं पता होती कि कहाँ से उन्होंने ये चीज़ सीखी है। ये है वो आपके टेबल चार्ट पूरा मैं लेके आई हूँ यहाँ पर। थिंकिंग में ये एक्स्ट्रावर्टेड हो गए, ये इंट्रोवर्टेड हो गए। थिंकिंग में एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप, ऑब्जेक्टिव, डॉगमेटिक,
टेंड टू रिप्रेस इमोशंस, इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंट्रोवर्टेड होते हैं जो थोड़े रिप्रेसिव फीलिंग्स के होते हैं और दे वांट मोर ऑफ द टाइम इन प्रिवेसी एंड ऑल। फीलिंग्स में हो जाती है एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग होते हैं, सोशेबल होते हैं, हाईली इमोशनल, सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ये सब। इंट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस बट टेंड नॉट टू एक्सप्रेस देम ओपनली। थॉटफुल होते हैं, क्वाइट होते हैं, ओपन नहीं होते हैं दूसरों के सामने। सेंसिंग हो गया, जो एक्स्ट्रावर्टेड हो जो आउटगोइंग होते हैं, प्लेजर सीकिंग, अडेप्टेबल, जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट में। और जो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप होता है वो आर्टिस्टिक होते हैं, पैसिव होते हैं, थोड़े काम होते हैं बट डिटैच्ड रहते हैं वर्ल्ड से। मतलब दुनिया से ज़्यादा उनका रहता नहीं है कि हम ज़्यादा बात करें। इंट्यूटिंग होता है एक्स्ट्रावर्टेड में, क्रिएटिव होते हैं, टेंड टू रिलाई ऑन हंचेस, ड्रॉ टू न्यू आइडियाज़, ज़्यादा आइडियाज़, मोटिवेटेड रहते हैं। इंट्रोवर्टेड विजनरीज होते हैं, डे ड्रीमर ज़्यादा होते हैं, टेंड टू डेवलप अनयूजुअल आइडियाज़ एंड दे सीम एसेंट्रिक टू अदर्स। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रावर्टेड इंट्रोवर्टेड कार्ल जंग की थ्योरी के अंदर। देन कम्स योर ट्रेड थ्योरीज। अब ये थर्ड सेक्शन है हमारा ट्रेड थ्योरीज का। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके गॉर्डन एल्पॉर्ट की ट्रेड थ्योरी। 1936 में साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन एल्पॉर्ट ने पता करा था कि इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में ऐसे 4000 वर्ड्स हैं जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने इन ट्रेड्स को 3 लेवल्स में सेग्रीगेट करा था। पहला हो जाता है आपका कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स में इन्होंने ये बोलता है ये बहुत रेयर होते हैं और ये ज़्यादातर हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी होती है उसको डोमिनेट करते हैं। यूजुअली ये इट डेवलप्स लेटर इन लाइफ, बाद में जाके लाइफ में हमारे ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स के अराउंड ये डेवलप होता है ज़्यादा। दे टेंड टू डिफाइन अ पर्सन टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर नेम्स बिकम सिनोनिमस विद देयर पर्सनैलिटी। अब ये जैसे कई बार होता है ना, ही इज़ सो मच लाइक हिज फादर, ही इज़ सो मच लाइक हिज मदर, कितने गांधीनियन विचारधारा वाले हैं, या माइकेवेलियन, क्रिस्ट लाइक। तो ये ऐसे टर्म्स होती हैं जहाँ पर हमारी खुद की पर्सनालिटी दब जाती है लेकिन हमें दूसरे की पर्सनालिटी से कंपेयर किया जाता है, हमें उनकी पर्सनालिटी जैसा बताया जाता है। सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बेसिक पर्सनालिटी। ये हमारी रियल पर्सनालिटी होती है जो दूसरे समझते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ये हमारे अपने खुद के जो ट्रेट्स हैं उनको दिखाता है। इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि टर्म्स यूज करते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाय, एंग्शियस, ये वो एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारी खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेड्स। इसमें ये आर समटाइम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस, मतलब कि जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, सर्टेन सिचुएशंस में आते हैं, वो हमारी एक्चुअल एटीट्यूड नहीं होता है, हमारा एक्चुअल बिहेवियर या नेचर नहीं होता है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हो जाता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में एंग्जाइटी हो जाना, कई होते हैं जो वैसे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो जाते हैं किसी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म में उन्हें बोलना पड़ता है, एंग्जाइटी आ जाती है उनके अंदर, नहीं बोल पाते हैं, थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हैं, कहीं पर उन्हें वेट करना पड़ रहा है, इम्पेशेंट होते हैं। तो ये वो सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं जो दबे हुए रहते हैं लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अराइज हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉर्डन एल्पॉर्ट ने कौन कौन से 3 कैटेगरीज में बांटा था। कार्डिनल ट्रेट्स जो हमारी खुद की पर्सनालिटी को थोड़ा डोमिनेट करते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स जो हमारी खुद की पर्सनालिटी होती है, एक्चुअल पर्सनालिटी, सेकेंडरी वो होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वेरिएट होते रहते हैं। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देन कम्स योर आइसेंक्स पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी। ये जो है ये प्रपोज करी थी इन्होंने 1952, 1967, 1982, 3 टाइम्स इन्होंने ये थ्योरीज दी थी इसके ऊपर। और ये पर्सनालिटी बेस्ड थ्योरी बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं दैट इंडिविजुअल्स के अंदर एक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है जो इनहेरिटेड होता है, दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। इन्होंने एक टेक्निक यूज करी थी जिसको कहते थे फैक्टर एनालिसिस। इस टेक्निक में रिड्यूस किया जाता है बिहेवियर टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी ग्रुप टुगेदर अंडर सेपरेट हेडिंग्स कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आइसेंक ने देखा था, ही फाउंड दैट द बिहेवियर कुड बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशंस। उन्होंने पर्सनालिटी को 2 डायमेंशंस में, बिहेवियर को 2 डायमेंशंस में सेग्रीगेट करा। एक हो गया आपका इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन, और न्यूरोसिटीज एंड स्टेबिलिटी। इंट्रोवर्शन क्या होता है? इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन हो गया, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन और एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। मतलब इंट्रोवर्ट जो होते हैं जो थोड़े चुप रहते हैं, एकदम से उनको चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जिन्हें चेंजेस बहुत पसंद आते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट हैं, वो एक चीज़ से बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। दे वांट कि अलग अलग चेंजेस आए, अलग अलग स्टिमुलस उनके सामने आए।
राइट। न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी हो गया कि स्टेबिलिटी मीन्स जब चेंजेस आते हैं तो बंदा बहुत काम रहता है, ह्यूमन बिहेवियर वो बहुत काम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चेंजेस में। लेकिन न्यूरोसिटिज्म होते हैं जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनके अंदर ये एक मतलब कोई भी चेंजेस आ गए, कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन हो गई है तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ये होते हैं। इसके बाद लास्ट कुछ टाइम बाद सेकेंड ऑर्डर पर्सनालिटी ट्रेट्स में 1966 में इन्होंने एक थर्ड ट्रेट या डायमेंशन ऐड करा था जो होता है साइकोटिसिज्म। ये होता है लैकिंग इन एम्पैथी, क्रूअल, जो एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, थोड़े क्रूअल होते हैं, लोनर होते हैं, एग्रेसिव और ट्रबलसम होते हैं, जो दूसरों को परेशान ज़्यादा करते हैं, उनको दूसरों को दुखी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ ट्रेट इन्होंने बिहेवियर का बताया था। आइसेंक्स का ये चार्ट हम एक देख सकते हैं इलस्ट्रेशन, जिसमें इंट्रोवर्टेड स्टेबल, एक्सट्रोवर्टेड न्यूरोटिक और इंट्रोवर्टेड न्यूरोटिक। यहाँ पर इंट्रोवर्टेड न्यूरोटिक हो गए आपके जैसे मूडी होते हैं, एंग्शियस, रिजिड, सोबर, पेसिमिस्टिक, रिजर्व्ड, अनसोशलेबल, क्वाइट। इंट्रोवर्टेड स्टेबल हो गए जैसे पैसिव, केयरफुल, थॉटफुल, पीसफुल, कंट्रोल्ड, रिलायबल, इवन टेम्पर्ड, काम। वहीं पर एक्सट्रोवर्टेड न्यूरोटिक होते हैं टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इम्पल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक, एक्टिव। और एक्सट्रोवर्टेड स्टेबल होते हैं आपके सोशेबल, आउटगोइंग, टॉकटिव, रिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग, लाइवली, फ्री, लीडरशिप। ये इन्होंने कुछ टाइप्स बताए थे जो आपके बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब आते हैं हम कैटल्स के 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चन। ट्रेट थ्योरिस्ट जो रेमंड कैटल हैं, इन्होंने जो नंबर ऑफ ट्रेट जो एल्पोर्ट ने 4000 ट्रेट्स दिए थे, 4000 इंग्लिश डिक्शनरी में बताया था कि 4000 ऐसे ट्रेट्स होते हैं, उन्होंने उसे कम करके 171 कर दिया। कैटल ने उसे कम करके 171 कर दिया। इन्होंने क्या करा था कि जो अनकॉमन ट्रेट्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया और जो कॉमन ट्रेट्स थे उनको कंबाइन कर दिया। ऑलमोस्ट जो एक जैसे ट्रेट्स थे उनको कंबाइन कर दिया और जो बिल्कुल ही अनकॉमन है, जो रेयरली दिखते हैं किसी में, वो एलिमिनेट ही कर दिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा कि इन 171 को और ज़्यादा और रिलेट करके और क्लोजली उसको आइडेंटिफाई करके सैम्पल्स कलेक्ट करके उनको लास्ट में रिड्यूस करके 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए। वो 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू कैटल क्या है, उन्होंने उसको डेवलप करा। मोस्ट वाइडली यूज पर्सनालिटी असेसमेंट नोन एज द 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है जिसे कहा जाता है 16 पर्सनालिटी, ये मैंने यहाँ लिखा है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। ओके, ये है वो 16 पर्सनालिटीज़ जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कैटल ने दिए थे। warm, abstract thinker, emotional, dominant, enthusiastic, conscientious, bold, tender-minded, suspicious, imaginative, shrewd, apprehensive, experimenting, self-sufficient, controlled and tense। ये 16 वो personality factors हैं जो कैटल ने बिल्कुल उसको कम करके ये प्रेजेंट करे थे। अब इसके बाद आती है 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कैटल और आइसेंक की दोनों की थ्योरीज को जब इन्होंने जब साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा तो उन्होंने देखा एक ने बहुत ज़्यादा ट्रेट्स दे दिए हैं कैटल ने, और आइसेंक ने बहुत ही कम दे दिए हैं। तो इन्होंने इन दोनों को मर्ज करके एक न्यू ट्रेट थ्योरी बनाई जिसे कहा जाता है बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये जो 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है ये रिप्रेजेंट करती है 5 कोर ट्रेट्स जो इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म ह्यूमन पर्सनालिटी। जब रिसर्चर्स ऑफन डिसएग्री अबाउट द एग्जैक्ट लेबल्स ऑफ ईच डायमेंशन, बट उन्होंने फिर भी ये मोस्ट कॉमनली जो ट्रेट्स हैं जो ह्यूमंस में इंक्लूड प्रेजेंट होते हैं वो बताए हैं। व्हाट आर दोज 5 ट्रेट्स? ओपन, एक्सट्रोवर्टेड, कॉन्साइशियस, स्टेबल एंड एग्रीएबल। ये 5 वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो 5 फैक्टर थ्योरी में बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में आते हैं। ये क्या क्या है? कॉन्साइशियस में आ जाता है जो केयरफुल, डिपेंडेबल और डिसिप्लिन्ड होते हैं। एग्रीएबलनेस में दे आर मोर कर्टियस, गुड नेचर्ड, एम्पैथेटिक और केयरिंग। न्यूरोसिटिज्म में मीन्स दे आर वेरी एंशियस, हॉस्टाइल एंड डिप्रेस्ड होते हैं। ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस में इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और एक्सट्रोवर्शन मीन्स वो बहुत आउटगोइंग, टॉकेटिव और सोशेबल, असर्टिव होते हैं। सो ये थे हमारे 5 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब आते हैं हम ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी के ऊपर। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी
में सबसे पहले आते हैं अब्राहम मैस्लो। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर हु हैज़ गिवन दिस हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक पिरामिड इन्होंने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने बताया था सबसे कॉमन से स्टार्ट करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं एक ह्यूमंस के अंदर, वहाँ से स्टार्ट करके धीरे 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 बढ़ के कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो पहुँच जाते हैं, वो टॉप में होता है। अब जब तक हर एक पिरामिड के हर एक स्टेप जो है वो फुलफिल नहीं होगा, तब तक इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। नाउ हियर वी विल सी व्हाट इज द पिरामिड हियर। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है आपका, जैसे वी नीड फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, दीज आर बायोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद ऊपर बढ़ के आते हैं हम सेफ्टी। अब हम अपनी सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, ह्यूमंस अपनी सेफ्टी पे ध्यान देता है। जब उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, देन ही गोज टूवर्ड सेफ्टी, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब आ गई। जब ये नीड्स इसकी फुलफिल हो जाती हैं, तब वो जाता है ऊपर थोड़ा और थर्ड स्टेज में, जो होता है लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें इनकी फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये इंक्लूड हो जाता है। When this stage is satisfied, he goes further and reaches esteem वाला stage, जिसमें होता है उस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाता है, जब ये सब उसको मिल जाता है, तब वो पहुंचता है अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज, दिस इज द टॉप मोस्ट स्टेज गिवन बाय मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, दैट इज डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब वो टॉप में पहुंचना चाहता है, टॉप का बनना चाहता है। अगर हम देखें, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको पता है कि मुझे टॉप में पहुंचना है, वो ये सब चीज़ें गेन कर चुका है। नाउ ही वांट्स टू रीच देयर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रही, दे वांट्स टू रीच दिस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि सबसे अलग, सबसे ज़्यादा द बेस्ट ऑफ द ह्यूमंस ही वांट्स टू बिकम। तो ये है वो 5 स्टेजेस हायरार्की ऑफ नीड्स जो अब्राहम मैस्लो ने दी हैं। नेक्स्ट इज कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने 1955 में बताया था कि सब ह्यूमंस हैव वन बेसिक मोटिव, सबका एक बेसिक मोटिव है, वो होता है टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज, दैट इज टू फुलफिल वंस पोटेंशियल एंड अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंगनेस। जो अभी मैंने आपको बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब टॉप में पहुंच जाना, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है ह्यूमन बीइंग का। जैसे एक फ्लावर होता है, वो जब ग्रो करता है तो उसको वो सारी कंडीशंस, राइट कंडीशंस मिलती हैं, वो एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि वो अच्छा फ्लरिश होता है, और अगर उसको वो सब गुड एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं होगा। बट इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि उसको ज़रूरी नहीं है कि सेम एनवायरनमेंट मिले, right? The potential of the individual human is unique. We are meant to develop in different ways according to our personality. अब अगर if we say cactus जो है वो राजस्थान के रेगिस्तान में लग रहा है, तो वो किसी जो कैक्टस होता है वो किसी बहुत ज़्यादा उसको एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो मे बी इतना अच्छा ना हो, राइट? तो बट ह्यूमंस के साथ वो नहीं है। ह्यूमंस को हर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना होता है। तो रॉजर बिलीव करते हैं दैट पीपल आर इनहेरेंटली गुड एंड क्रिएटिव। लोग ज़्यादा गुड और क्रिएटिव, ह्यूमंस आर मोर अडेप्टिव टूवर्ड्स द डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। ये है उनकी जो इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें कि इन्होंने कहा था एनवायरनमेंट से ह्यूमंस जो होते हैं वो लर्न करते हैं, इंडिविजुअल्स अपने खुद से मोटिवेट होते हैं, लेकिन उनके अंदर का ये फिनोमिनल फील्ड जो उन्होंने जिसको वो बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये है कि उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें, बिहेवियर्स दूसरों के, अपने खुद के बिहेवियर, कुछ इमेजेस होती हैं, लोग होते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं। ये सब उनके फिनोमिनल फील्ड है जिसमें वो सोचते हैं, ये उनका सेल्फ है। एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, अपने खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये सब चीज़ें, उनके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। नाउ we come to last theory, that is social cognition theory. Now what is this social cognition theory? इसके एक थिंकर हैं जो है बैंड्यूरा। Social cognitive theories was developed by Stanford psychologist Albert Bandura. He is also very important thinker, Bandura. इन्होंने बताया था, ये व्यू करते, दिस थ्योरी व्यूज दैट पीपल एज एक्टिव एजेंट्स, लोग जो होते हैं वो एक्टिव एजेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरों को और खुद भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ द थ्योरी इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस थ्योरी का। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो मे बी वो डिज़ायरेबल लर्निंग हो या इनडिज़ायरेबल लर्निंग हो, वो ऑब्जर्व करके ज़्यादा होती है, लोगों को, दूसरों को ऑब्जर्व करके। तब वो जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो उसको एक ह्यूमन जो होता है उसको रिप्रोड्यूस करता है, उसी जो वो ऑब्जर्व करता है
उस बिहेवियर को वो रिप्रोड्यूस करता है सो दैट उसको अवार्ड्स मिल सके, रिवॉर्ड्स मिल सके. इंडिविजुअल बिलीव्स इन देयर ओन सेल्फ एफिशिएंसी इन्फ्लुएंसेस वेदर और नॉट दे विल रिप्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व बिहेवियर. बैंड्यूरा ने ये वो उनका चार्ट है, इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन बैंड्यूरास थ्योरी, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ गए जैसे सोशल नॉर्म्स, पॉसिबल सैंक्शंस, कोड्स ऑफ कंडक्ट, क्लासरूम एंड रिलेशनशिप विद अदर स्टूडेंट्स, पीयर्स एंड फैकल्टी, केयरिंग कॉलेज एनवायरनमेंट. बिहेवियर कैसे होता है, इस ये देखिए, ये इंटर रिलेटेड एरो देख रहे हैं, दोनों तरफ इसको पॉइंट कर रखा है. इससे ही फैक्टर से बिहेवियर आपका आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं. जैसे एक्शंस दैट शो एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, वो अडॉप्ट करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. या फिर एनवायरनमेंट बिहेवियर से किस तरह से, मतलब ह्यूमंस जो जहाँ से वो सीख रहा है, ह्यूमन यहाँ से एनवायरनमेंट से, ऐसे ही एनवायरनमेंट भी ह्यूमन से, इंडिविजुअल से कुछ सीखता है. फिर यहाँ पर कॉग्निटिव फैक्टर्स हो गए जैसे मॉरल डेवलपमेंट, थॉट, इफेक्टिव सेल्फ रिएक्शन, कमिटमेंट टू सोशल नॉर्म्स. सेम वे बिहेवियर उसका चेंज होता है. ऐसे ही कॉग्निटिव फैक्टर्स के थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, एनवायरमेंटल के थ्रू कॉग्निटिव फैक्टर्स चेंज होते हैं. मीन्स दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर रिलेटेड. इसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं है. यहाँ पर हमारी सारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाती है. कंक्लूजन क्या है इसका, इन सब थ्योरीज का, दैट पर्सनैलिटी एज, इसको हम ये समझ सकते हैं पर्सनालिटी को एज अ पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक ईच पर्सन यूनिक. हर एक इंसान यूनिक है. उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है, कैसा बिहेवियर है, वो उनको अलग कर देता है. सिंपली इट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू who you are, your character, temperament and nature. मतलब हमारे खुद की फीलिंग्स, खुद के थॉट्स, बिहेवियर से ही हमारा कैरेक्टर बनता है, जिसमें कि हमारा टेम्परामेंट, नेचर और खुद का कैरेक्टर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. So yes, we are ending this theory, this session now, and if you really want me to bring more videos on these in detail, इन सब theories को मैं डिटेल में लाऊं, then you can comment me in the comment section, you can message me in the comment section, I'll be bringing it. So next will be the teaching aptitude के ऊपर फिर से मैं एक MCQ सेशन लेके आ रही हूँ. एक हमने कल करा था 30 क्वेश्चंस का, 40 क्वेश्चंस का, एक 30 क्वेश्चंस का मार्च करेंगे. एंड प्लीज़ बी प्रेजेंट इन द क्लास. आई विल इन्फॉर्म यू सून कि हमारा कब आएगा teaching aptitude का session, whereas you will get the notifications and you may attend that MCQ session. It will be fun, trust me. Okay then, see you all, take care, keep learning, bye bye.